लास्ट क्लास में हमने की इवेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे। अब दो इवेंट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए, दैट इज की प्रेस एंड की डाउन। आज हम लोग थर्ड वाला जो इवेंट है दैट इज की अप, वो वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। अब मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी कि तीनों इवेंट्स जो हैं उनकी वर्किंग जो है वो लगभग लगता है कि हमें सिमिलर है, पर सिमिलर नहीं है। तीनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। की प्रेस का मतलब होता है जब भी हमने कोई की प्रेस करके रिलीज करी है, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं, हमने की को प्रेस किया और उसको रिलीज कर दिया, और ऐसी कीज जो कोई कैरेक्टर जनरेट कर रही है तो वहां पर हम की प्रेस इवेंट को काम में लेते हैं। लेकिन मैंने किसी की को होल्ड करके रखा हुआ है, तो जैसे ही की कोई की मैंने डाउन करी है वैसे ही मुझे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना हो, स्पेसिफिकली उन कीज के नाम होने पर जो कोई भी तरीके का कैरेक्टर जनरेट नहीं करती, तो वहां पे हम की डाउन को काम में लेते हैं। अब सिमिलर टाइप का कंसेप्ट जो की डाउन के साथ में है वो की अप के साथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी की को रिलीज करते हैं, देखिए की को प्रेस किया हुआ है मतलब करंटली की डाउन है, दैट इज ऑन की डाउन। जैसे ही मैंने की को रिलीज किया वैसे ही कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके लिए हम काम में लेते हैं की अप, ऑन की अप इवेंट भी आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने वर्किंग एग्जीक्यूट करवाई है, पहले हम फॉर्म का डिजाइन देख लेते हैं, देन वी मूव टू द कोड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट क्रिएट करे हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यूजर यहाँ पे जैसे जैसे कैरेक्टर्स टाइप करेगा फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वैसे वैसे ही मुझे यहाँ पे अपर केस और लोअर केस के अंदर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवा के असाइन करवाते जाना है। एक मैंने सिमिलर टाइप की वर्किंग पहले भी एग्जीक्यूट करवाई थी, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पे यूजर ने फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डेटा इनपुट कर दिया, फिर हमने इस अपर केस और लोअर केस वाले टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली कर रखा था और बटन के क्लिक पे जो भी टेक्स्ट यहाँ है उन्हें कन्वर्ट करवा के असाइन करवाए। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का बटन नहीं, जैसे जैसे हम की को प्रेस करके रिलीज करेंगे उस की के रिलीज होने पर हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जो यहाँ पे स्ट्रिंग का कन्वर्जन करेगा और टेक्स्ट को हाथ के हाथ असाइन करता रहेगा। तो पूरा डेटा टाइप होने के बाद कुछ वर्किंग नहीं होगी, जैसे जैसे डेटा टाइप करेंगे वैसे वैसे वर्किंग होगी। तो पहले हम कोड देख लेते हैं, फिर एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। अब सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे 3 लेबल्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने स्ट्रिंग, अपर केस एंड लोअर केस 3 टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को हमें किसी न किसी तरीके से एक्सेस करना ही है। पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा आएगा और उस बेसिस पर दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को असाइन करवाएंगे, तो इसलिए मैंने तीनों की जो आईडी है वो मेंशन करी है। फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है T1, सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है अपर एंड थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है लोअर। अब यहाँ पे हमें वर्किंग क्या करवानी है, जैसे जैसे मैं कैरेक्टर टाइप करती जाऊं वैसे वैसे वर्किंग इंप्लीमेंट होती जाए। अब कैरेक्टर कहाँ टाइप होगा, फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ में मैंने ऑन की अप इवेंट को काम में लिया है और चेक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। तो जैसे जैसे हम की को प्रेस करके रिलीज करेंगे, हर की के रिलीज होने पर ये चेक नाम का फंक्शन जो है वो हमारा कॉल होता रहेगा। अब यहाँ पे हर लेबल और हर टेक्स्ट मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे br टैग को मेंशन किया है। दैट वाज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द फॉर्म। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर मैंने चेक नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करना है, तो मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस का जो रेफरेंस है वो 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1, यानी कि फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स का जो रेफरेंस है वो मैंने str नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। सेकंड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपर, तो यहाँ पे अपर आईडी वाला जो टैग है दैट इज द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, उसका रेफरेंस मैंने यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। थर्ड है हमारे पास में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोअर, जिसका रेफरेंस मैंने एल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पर मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस का रेफरेंस असाइन करवाया है। किसी भी तरीके की वैल्यू को गेट या सेट करने का काम मैंने अभी तक नहीं किया है, वो हम करने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स के अंदर। देखिए हमें करना क्या है, सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा असाइन करना है और थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डेटा असाइन करना है। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को जो भी इनपुट किया गया है, चाहे उसे गेट करना हो या हमें नई वैल्यू असाइन करना, हम हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के साथ में वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस का रेफरेंस किसके अंदर है, यू और एल नाम के वेरिएबल के अंदर, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है यू डॉट वैल्यू, एल डॉट वैल्यू। तो हम जो भी डेटा असाइन करेंगे वो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा
और थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। अब डेटा क्या असाइन करवाना है, जो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा इनपुट किया गया है उसको अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करवा के हमें असाइन करवाना है। टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस है str के अंदर। अब किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा स्टोर है और अगर हमें वो डेटा चाहिए तो डॉट और वैल्यू प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में से जो भी डेटा है उसे हमने गेट कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो डॉट टू अपर केस कन्वर्ट होने के बाद ये सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। सेम गोज फॉर द लास्ट स्टेटमेंट एज वेल, str डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट किया और लोअर केस में कन्वर्ट करवाने के बाद थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करवा दिया। दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। सिर्फ इतना सा ही छोटा सा ही कोड है इसका। अब एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, डेटा जो मैं यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ वो एक स्पेसिफिक केस भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे मिक्स डेटा ही इनपुट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे इनपुट किया स्मॉल AR, फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया Y। अब जैसे जैसे मैं टाइप करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप एग्जीक्यूशन देखिएगा। मैंने यहाँ पे Y टाइप किया, देखिए यहाँ पे सब जगह Y आ गया है। मैंने कैपिटल में Y टाइप किया, अपर केस में कैपिटल में आया है, लोअर केस में स्मॉल में आया है। अब मैं यहाँ पे फिर से A टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पे फिर मैंने कैपिटल N टाइप किया। तो जैसे जैसे मैं की को प्रेस करके रिलीज कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा चेक नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होता जा रहा है। अब फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये सारी वैल्यूज हमने str मतलब टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस str के अंदर स्टोर करवाया, वैल्यू गेट करने के लिए डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लिया, अपर केस में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करवा दिया, लोअर केस में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करवा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे हम वैल्यू असाइन ही तो कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते थे तो क्या होता था, पुरानी वैल्यू लॉस हो जाती थी और नई वैल्यू उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती थी। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी काम कर रहा है। हमने यहाँ पे जब पहला कैरेक्टर लिखा ए, तो ए और ए कैपिटल स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने सेकंड कैरेक्टर टाइप किया आर, फिर आर और आर, तो डेटा जो है वो एक दूसरे में अपेंड नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे पूरे डेटा को गेट करके हम बार बार नई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर असाइन करवा रहे हैं। अब जिन लोगों ने जावा के अंदर ग्राफिकल वाला पार्ट पढ़ा हुआ है दे आर फेमिलियर विद अनदर कंसेप्ट जो कहलाता है कैरेट लिस्नर। कैरेट लिस्नर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मैं डेटा को टाइप करवाते जाऊं वैसे वैसे यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट होती जाए। तो जैसे जैसे मैं डेटा को टाइप कर रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पे वर्किंग भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अगर आपको कैरेट लिस्नर जैसा कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास में अलग से कोई इवेंट नहीं है। आप चाहो तो की इवेंट को यूज करके ही वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं तो सिंपल की प्रेस की डाउन की अप की हेल्प से भी हमारा काम हो जाए। So that's how this program is working and on key up is working. अब किसी को भी इस एग्जाम्पल में या एग्जीक्यूशन किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? सबको क्लियर सारी चीजें? Alright then, let's move to the next category of examples जो है हमारी this keyword से related। अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने जावा के अंदर या फिर C++ के अंदर this keyword का कंसेप्ट पढ़ा होगा। this का सिंपली मतलब क्या होता है कि हम जो भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे हम करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं। ये this keyword की बेसिक वर्किंग होती है इन टर्म्स ऑफ C++ एंड जावा। लेकिन हम यहाँ पे this कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हमारे पास में this एक कीवर्ड है। लेकिन यहाँ पे दिस का काम वही है तो जावा में करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे दिस क्या काम करेगा, हमने जिस भी टैग के साथ में दिस कीवर्ड को काम में लिया हुआ है ये दिस उस टैग को रेफर करने का काम कर रहा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस क्रिएट करी है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस क्रिएट करी हैं। अब इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं ये आप सब लोगों को पता है और हर इमेज पर मैंने अलग अलग इवेंट को एग्जीक्यूट करवाया। देखिए सबसे पहली जो इमेज है अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, एक और बार क्लिक करूंगी तो और साइज इंक्रीज हो जाएगा, एक और बार क्लिक करूंगी तो एक और बार साइज इंक्रीज हो जाएगा। सेम गोज फॉर द सेकंड इमेज, इस पे मैं जितनी बार क्लिक करती जाऊंगी उतनी बार इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब थर्ड वाली इमेज में मैंने क्या किया है, जैसे ही मैं इस पे कर्सर को प्लेस करूं विद इंक्रीज हो जाए, जैसे ही मैं कर्सर को हटाऊं वैसे भी विद इंक्रीज हो जाए। तो कर्सर को प्लेस करने पे भी विद इंक्रीज, कर्सर को हटाने पे भी विद इंक्रीज। तो हम जितनी बार कर्सर को प्लेस करेंगे, जितनी बार कर्सर को रिमूव करेंगे, हर बार यहाँ पे इसका जो विद है वो इंक्रीज
होता रहेगा। अब ये सारी वर्किंग अगर आप चाहो तो फंक्शंस के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, मतलब हो गए तो हमारे फंक्शंस ही। अब उन फंक्शंस में हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि इमेज का रेफरेंस क्या है, और फिर उसके बेसिस पे उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज करेंगे। तो आप चाहो तो 3 अलग फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो और भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अगर हम चाहें तो हमारे कोड को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं दिस कीवर्ड की हेल्प से। देखिए, हमें यहाँ पे जो भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है हम स्क्रिप्ट टैग में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो टैग्स हैं वो क्रिएट होते हैं HTML का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। अब बार बार अगर हमें स्क्रिप्ट टैग में HTML के टैग्स को एक्सेस करना होगा तो गेट एलिमेंट बाय ID लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास में यहाँ पे 3 इमेजेस है, मान लीजिए 30 इमेजेस होती तो 30 टाइम्स डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मुझे मेंशन करना पड़ता, तो हमारा कोड भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, हमारा एफर्ट भी ज्यादा लग रहा है। तो उसको थोड़े शॉर्ट तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। अब कैसे वर्किंग होती है हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, HTML हेड टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है, और फिर 3 इमेजेस को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सबसे पहली जो मेरी इमेज है दैट इज img src इज इक्वल्स टू mountain.jpg, जिसका हाइट और विड्थ मैंने 100 बाय 100 सेट किया है। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट इमेज एज वेल, img src इज इक्वल्स टू c.jpg, जिसका भी हाइट और विड्थ मैंने 100 बाय 100 ही सेट किया है। अब इन दोनों इमेजेस के क्लिक पर मुझे क्या करवाना था, साइज में इंक्रीमेंट करवाना था। तो दोनों इमेजेस के साथ में मैंने ऑन क्लिक इवेंट को काम में लिया है। ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे शो वन नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है, और फिर मैंने यहाँ पे पास किया है दिस कीवर्ड। सेम गोज फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो वन, और दिस मैंने एज अ पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है। अब यूजुअली होता क्या है, हम ऑन क्लिक के साथ में फंक्शंस को कॉल करवाते हैं, और फिर फंक्शन के अंदर हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और डॉट src, या जो भी हमें इमेज को एक्सेस करना है या ID की हेल्प से काम करवाते हैं हम लोग। फिर उसका हाइट में इंक्रीमेंट, फिर उसका विड्थ में इंक्रीमेंट, तो 2-3 सेगमेंट्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब इस दिस कीवर्ड की हेल्प से क्या होगा, जब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो दिस क्या करेगा, इस इमेज के रेफरेंस को पास करने का काम करेगा। तो जब फंक्शन में ऑलरेडी इमेज का रेफरेंस पास हो रहा है तो गेट एलिमेंट बाय ID लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो चलते स्क्रिप्ट टैग की तरफ। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे शो वन नाम का फंक्शन लिखा है, जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का सिंपली नेम लिखा है दैट इज दैट। देखिए, दिस यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, लेकिन दैट है जो है वो यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का वेरिएबल काम में ले सकते हैं, ABCD XYZ। बेसिकली फंक्शन को कॉल करवाते टाइम अगर कुछ डेटा पास किया गया है तो यहाँ पे जब हम एक्चुअल वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो इस पास डेटा को स्टोर करवाने के लिए भी तो हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली में जो ये दैट है ये हमारा एक वेरिएबल जो क्या कर रहा है, इमेज का रेफरेंस होल्ड करने का काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस इमेज की हाइट और विड्थ के अंदर इंक्रीमेंट करना है। इमेज का रेफरेंस किसके अंदर है, दैट वेरिएबल के अंदर, और हाइट और विड्थ के अंदर अगर हमें चेंज इंप्लीमेंट करना हो तो हमारे पास में प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने इस इमेज के करंट हाइट को एक्सेस किया है। अब इस इमेज की करंट हाइट क्या है, पहली इमेज की मैं बात करूँ, करंट हाइट है इसकी 100, तो 100 में मैं अगर 50 का इंक्रीमेंट कर दूं इट बिकम्स 150, और वो 150 मैंने असाइन करवा दिया दैट डॉट हाइट, मतलब हाइट की नई वैल्यू मैंने अब सेट कर दी है। करंट वैल्यू के अंदर 50 का इंक्रीमेंट करवा के वापस उसके अंदर असाइन करवा दिया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, that dot width is equals to that dot width plus 50। तो यहाँ पे इस इमेज का जो भी करंट विड्थ होगा दैट इज 100, उसमें 50 का इंक्रीमेंट होगा और 150 उसके विड्थ के अंदर असाइन हो जाएगा। तो हाइट भी इंक्रीज हो गई और विड्थ भी इंक्रीज हो गई। तो हम जितनी बार भी इमेज पे क्लिक करेंगे उतनी बार उसके करंट हाइट में 50-50 का इंक्रीमेंट होता रहेगा और वापस असाइन होता रहेगा। अब यही सेम वर्किंग मैंने सेकंड इमेज के क्लिक पे भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवाई है। यहाँ पर भी मैंने शो वन दिस लिखा, तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, इस करंट इमेज के रेफरेंस को पास करने का काम करेगा। अब ये तो था फर्स्ट इमेज के केस में। थर्ड इमेज के केस में मैंने यहाँ पे विद के अंदर इंक्रीमेंट करवाया, लेकिन कब, जब हम कर्सर को प्लेस करेंगे और जब हम कर्सर को रिमूव करेंगे। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे कर्सर को प्लेस करते हैं और फिर हमें कुछ काम करवाना हो तो उसके लिए काम में लिया जाता है ऑन माउस ओवर,
और जब भी हम कर्सर को कंपोनेंट से हटा लेते हैं और उसके लिए हमें कुछ काम करवाना हो तो वहां पे फिर हम काम पे लेते हैं ऑन माउस आउट। इसके अलावा मैंने एक और इवेंट आपको बताया था, ऑन माउस मूव। ऑन माउस मूव का मतलब ये होता है जैसे जैसे कर्सर को मूव करते जाऊं वैसे वैसे चेंजेस इंप्लीमेंट होते जाए। तो कर्सर को मूव करवाने पे काम नहीं करवाना, कर्सर को जब किसी कंपोनेंट पे प्लेस किया है और कर्सर जब हमें एलिमेंट से हटाया सिर्फ तब काम करवाना है। तो ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। अब img src इज इक्वल्स टू taj.jpg, इसका भी हाइट और विड्थ जो है वो मैंने स्टार्टिंग में 100 ही सेट किया है। इस इमेज के ऑन माउस ओवर मैंने यहाँ पे इवेंट काम भी लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है दिस डॉट विद प्लस इक्वल्स टू 20। तो दिस का मतलब हमारे इमेज का करंट रेफरेंस, इस इमेज के अंदर जो भी करंट विड्थ है उसमें 20 का इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पे बिना किसी फंक्शन के भी अगर सिंगल स्टेटमेंट्स है तो हम यहाँ पे इवेंट्स के साथ में उन स्टेटमेंट्स को एसोसिएट करवा सकते हैं और वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो जब जब मैं इस इमेज पे माउस को प्लेस करूंगी हर बार उसके करंट विद फेच होगी और उसमें 20 का इंक्रीमेंट होके वापस विद के अंदर असाइन करवा दिया जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ऑन माउस आउट इज इक्वल्स टू दिस डॉट विद प्लस इक्वल्स टू 20। तो जब भी हम यहाँ पे कर्सर को रिमूव करेंगे इमेज से तब भी इसका करंट विद जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा, 20 का इंक्रीमेंट होगा और फिर वापस इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड की हेल्प से अब हमें बार बार गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो एक बार हम फिर से इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर लिया है, मैं सेकंड इमेज पे अभी क्लिक कर रही हूँ, पहली बार साइज इंक्रीज हो गया, उसके बाद मैंने एक और बार क्लिक किया और साइज इंक्रीज हो गया। फर्स्ट इमेज पे मैंने एक बार क्लिक किया है, 2 बार क्लिक किया है एंड 3 बार क्लिक किया है, तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीमेंट हो गया है। अब थर्ड वाली इमेज, जैसे ही कर्सर को मैंने प्लेस किया है विद इंक्रीज हो गई, जैसे ही कर्सर को मैंने हटाया विद फिर से इंक्रीज हो गई, फिर से प्लेस किया इंक्रीज, फिर से हटाया फिर इंक्रीज। तो जैसे जैसे कर्सर को प्लेस करेंगे और जैसे जैसे कर्सर को रिमूव करेंगे तब यहाँ पे इमेज के जो भी साइजेस है उनके रिस्पेक्टिव जो भी हमने वैल्यू पास करी है उतना इंक्रीमेंट होता रहेगा। So that's how you can use this keyword with various tags. अब किसी को भी इस वाले पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर ये वाला पार्ट? Alright then, let's move to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा अगेन दिस कीवर्ड के ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक इमेज के क्लिक होने पर या कर्सर प्लेस करने पे कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवाई है, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट अगर हम चाहें तो नई विंडो को ओपन करवा के भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस कीवर्ड विद विंडो ऑब्जेक्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल सी है, मैंने एक इमेज को क्रिएट किया, उस इमेज के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, एक नई विंडो ओपन हो जानी चाहिए और उस विंडो के अंदर इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेम एज ऑल द एग्जांपल्स HTML है, टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है फॉलोड बाय img टैग। इस img टैग में सबसे पहले src है दैट इज c.jpg, उसके बाद है हाइट इज इक्वल्स टू 100 एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 100 और इस इमेज के ऑन क्लिक पे यानी कि क्लिक होने पे मैंने चेंज नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है और दिस कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया। दिस कीवर्ड मतलब करंट इमेज का या जो भी टैग हमने काम में लिया है उसका रेफरेंस ये पास कर रहा है इस चेंज नाम के फंक्शन को। अब स्क्रिप्ट टैग मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे है मेरा फंक्शन चेंज नाम है और यहाँ पे जो हमारे पास में वेरिएबल प्रेजेंट है दैट इज दैट, वो क्या करेगा इस इमेज के रेफरेंस को अपने अंदर होल्ड करने का काम करेगा जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब। अब सिंपली करवाना क्या था, इमेज के क्लिक पे नई विंडो को ओपन करवाना। तो विंडो कीवर्ड का ओपन मेथड हमारे पास में अवेलेबल है एक नई विंडो को ओपन करने के लिए, जिसके 3 पॉसिबल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है हमारा यूआरएल, जो नई विंडो हम ओपन करवा रहे हैं वो क्या कौन से पेज को ओपन करेगी, कौन सी फाइल को ओपन करेगी या कौन सी इमेज को ओपन करेगी, तो पूरा पाथ हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे इमेज का पाथ कैसे डिफाइंड होता है एसआरसी के अंदर, लेकिन उससे पहले इमेज को एक्सेस भी तो करना पड़ेगा, यानी कि उसके रेफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट और वो रेफरेंस है हमारा दैट नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने सिंपली लिखा है that.src, तो इमेज टैग को एक्सेस किया गया है और उसका सोर्स यानी कि उसका पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है।
तो जब नई विंडो ओपन होगी तो उसमें ये इमेज यानी कि c.jpg ओपन हो रही हो। सेकेंड जो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है वो कहलाता है कि हमें इमेज को किस तरीके से ओपन करवाना है। नेम अंडरस्कोर ब्लैंक या अंडरस्कोर पेरेंट। अंडरस्कोर ब्लैंक बाय डिफॉल्ट काम करता है, मतलब नई विंडो ओपन होगी जिस पे डेटा डिस्प्ले होगा। अगर हम अंडरस्कोर पेरेंट यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है जो करंट डॉक्यूमेंट है this2.html उसी को रिप्लेस करके इमेज को डिस्प्ले करवाना। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक काम करेगा, यानी कि नई विंडो ओपन होगी और उसमें डेटा डिस्प्ले होगा। लास्ट जो हमारे पास में आर्गुमेंट होता है दैट इज स्पेसिफिकेशंस, हाइट, विड्थ, लेफ्ट एंड टॉप। अब लेफ्ट एंड टॉप मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मुझे किसी भी तरीके का अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन हाइट और विड्थ मैंने स्पेसिफाई करी है दैट इज 500 बाय 500। अब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें आपको डबल कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करना होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, लेकिन that.src जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए इमेज मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगी वैसे ही चेंज नाम का फंक्शन कॉल होगा। देखिए फंक्शन कॉल हो चुका है, नई विंडो मेरी ओपन हो गई है 500 बाय 5 और 500 और इमेज जो है वो डिस्प्ले। तो विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में भी हम दिस कीवर्ड को काम में ले सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? Alright then, let's move to the next example. Now, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारे पास में दिस कीवर्ड का ही है। अब देखिए हमने इमेज पे तो काफी सारी वर्किंग करवा ली दिस को यूज करके, लेकिन हमारे पास में और भी काफी सारे टैग्स अवेलेबल हैं HTML के अंदर। लाइक हमारे पास में टेबल होता है, डिवीजन टैग होता है, पैराग्राफ होता है, तो उनके साथ भी अगर हम चाहें तो दिस कीवर्ड को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग कैसे इंप्लीमेंट की है आप एक एक करके चेक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया है और पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा है दैट इज हेलो। अब होता क्या है कि आई एम श्योर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसे देखा होगा कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जैसे ही हम किसी टेक्स्ट पे कर्सर को प्लेस करते हैं वो एकदम से फॉर्मेटेड या हाईलाइटेड के फॉर्म के अंदर आने लग जाता है। तो अगर मुझे कुछ उस तरीके की वर्किंग इंप्लीमेंट करनी हो कि जैसे ही कर्सर को प्लेस करूँ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, फिर कहीं और टेक्स्ट पे मैं कर्सर प्लेस करूँ तो वो वाला हाईलाइट हो जाए, कुछ इस तरीके की वर्किंग अगर हमें इंप्लीमेंट करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। अगेन जितने भी दिस कीवर्ड के मैंने एग्जांपल इंप्लीमेंट किए हैं आप चाहो तो उन्हें गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ पे दिस कीवर्ड की हेल्प से इंप्लीमेंट किया है। अब मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ क्रिएट किया है सबसे पहले HTML है, टाइटल एंड बॉडी टैग। पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम प्री टैग को काम में लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सारा काम रेफरेंस की हेल्प से हो रहा है तो आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब यहाँ पर मैंने दो इवेंट्स काम में लिए हैं, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। जैसे ही हम पैराग्राफ पे कर्सर को प्लेस करेंगे वैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज फंक्शन को कॉल करवाया है और दिस कीवर्ड को मेंशन किया। मतलब जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे फंक्शन कॉल होगा और उसमें इस पैराग्राफ का रेफरेंस पास हो रहा होगा। सेकेंड जो मैंने यहाँ पे इवेंट काम में लिया है दैट इज ऑन माउस आउट। मतलब जैसे ही हम कर्सर को रिमूव करेंगे वैसे ही यहाँ पे कुछ वर्किंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है दैट इज हेलो और मैंने उसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले हम ऑन माउस ओवर की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैंने चेंज फंक्शन को कॉल करवाया है। अब सिंपली मुझे करना क्या है, जो भी मेरा टेक्स्ट है इस पैराग्राफ के अंदर दैट इज हेलो मुझे उसे हाईलाइट के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन चेंज और यहाँ पे मैंने रेफरेंस को स्टोर करवाने के लिए दैट वेरिएबल को मेंशन किया है। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट वाला जो ऑप्शन इंप्लीमेंट करवा रही हूँ वो ये है कि मैंने इस पैराग्राफ के फोरग्राउंड कलर को चेंज किया है। अगर आपको किसी और तरीके की फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवानी है लाइक बोल्ड, इटैलिक और समथिंग लाइक दैट तो आप वो भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो। मुझे सिर्फ कलर चेंज करना था तो मैंने उतना ही पार्ट इंप्लीमेंट किया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके की अगर वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है तो पहले टैग को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टैग को एक्सेस किया यूजिंग द रेफरेंस जो कि है दैट वेरिएबल के अंदर। अब किसी भी तरीके का स्टाइलिंग अगर हमें इंप्लीमेंट करना होता है तो हम यहाँ पे स्टाइल ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं जिसकी कलर प्रॉपर्टी होती है टू सेट द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो दैट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे रेड सेट किया है। तो जैसे ही इस पैराग्राफ पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे वैसे ही जो हेलो है वो रेड कलर के अंदर डिस्प्ले होने लग जाएगा।
अब जैसे ही मैं कर्सर को हटाऊंगी मुझे तब भी कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट के साथ में एक सिंगल स्टेटमेंट है, दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। तो जैसे ही कर्सर को रिमूव करेंगे वैसे ही दिस मतलब करंट टैग यानी कि पैराग्राफ, पैराग्राफ के साथ स्टाइल ऑब्जेक्ट और कलर प्रॉपर्टी जो मैंने सेट कर दिया है ब्लैक। तो यहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे तो कुछ और कलर होगा, कर्सर को रिमूव करेंगे तो कुछ और कलर होगा। अब हर एक इवेंट के साथ में जो हम एट्रीब्यूट के साथ में जो वैल्यू मेंशन करते हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास में वैल्यू प्रॉपर्टी आ रही है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ब्लैक को सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन किया। तो कोट्स वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, वरना रन टाइम पर प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। हम एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इनिशियली जब मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है। जैसे ही मैं कर्सर प्लेस करूंगी वैसे देखिए रेड कलर के अंदर हो गया। जैसे ही मैं कर्सर को रिमूव करूंगी वैसे ही वापस ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे किसी भी टैग के साथ में अगर हमें दिस कीवर्ड को काम में लेना है तो वो हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, जैसे मेज और पैराग्राफ और डिविजन और एनी अदर टैग। So this was the last example of this keyword. अब किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन, जो भी दिस कीवर्ड से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स कवर किए हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन? All right then, let's move to the next part, जिसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलने वाला है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग क्या है मैं वो आपको एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ, देन विल मूव टू द कोड पार्ट। प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। मैंने 4 टेक्स्ट बनाए हैं मतलब लेबल, और 4 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं और एक सबमिट बटन मैंने क्रिएट किया है। यूजर यहाँ पे अपना कुछ नेम टाइप करेगा, सपोज यहाँ पे जिया टाइप किया गया है। कंडीशन ये है कि नेम 2 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड और जो रीटाइप पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड आप इसे कह सकते हो। तो यूजुअली होता क्या है, जब भी हम पासवर्ड इनपुट करते हैं ये इनक्रिप्टेड या हिडन फॉर्मेट में आता है। इनक्रिप्टेड और हिडन का मतलब क्या है, या तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ आता है या फिर एस्ट्रिक सिंबल बना हुआ आता है। कभी भी हमारा जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड्स को हिडन बनाने के लिए एक अलग टाइप की फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 अलग टाइप की फील्ड्स मैंने क्रिएट करी है। अब कंडीशन ये है कि पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आपस में मैच करना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो एक कंडीशन नेम पे, दूसरी कंडीशन पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड पे, और थर्ड कंडीशन है हमारा ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस जो है उसके कंडीशन ये है कि मिनिमम कम से कम एड्रेस के अंदर 6 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर 6 से अपर इंफॉर्मेशन आती है, 2 से अपर इंफॉर्मेशन आती है और पासवर्ड रीट्राई पासवर्ड मैच करते हैं ऑन द क्लिक ऑफ सबमिट बटन, तो मैंने क्या करवाया है, ये डेटा मैंने सर्वर को सेंड कर दिया। लेकिन अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ आती है तो मैंने एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट एंट्रीज आर इनवैलिड। अब एक और चीज, ये जो 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये तो लगभग आपको सिमिलर ही दिख रहे होंगे, आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, लेकिन ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। तो जब भी हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हो, देखिए एड्रेस जरूरी नहीं है कि वो इतनी स्पेस के अंदर ही आ जाएगा। हो सकता है ना कि यहाँ पे बहुत बड़ा एड्रेस हो, लाइक हाउस नंबर होता है, एक नियरेस्ट लैंडमार्क होता है, फिर हमारी कॉलोनी का नेम है, फिर देन स्टेट सिटी एंड देन स्टेट एंड देन कंट्री, तो बहुत बड़ा एड्रेस हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी लाइन टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड नहीं, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, बल्कि टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करेंगे। तो कभी भी आपके पास में कुछ ऑप्शन आए कि आपको कमेंट्स लिखने हैं, फीडबैक लिखना है या रिव्यू देना है, तो वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फील्ड नहीं बल्कि टेक्स्ट एरिया जैसा कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये तो था हमारे सारे डेटा इनपुट करने की बात। सबमिट बटन की वर्किंग मैंने आपको विंडो के साथ में बताई। अगर हम सबमिट बटन पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी डेटा इनपुट किया गया है वो सर्वर के पास जाके सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे सर्वर के पहले जो डेटा जाएगा, डेटा जाने से पहले मुझे यहाँ पे चेकिंग इम्प्लीमेंट करवानी है, वरना डेटाबेस में गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट हो सकती है। तो पहले डिजाइन, उसके बाद वर्किंग। देखिए अब यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया है बॉडी टैग के अंदर। अगर आप चाहो तो टेबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट रहे, या फिर डायरेक्टली भी कंट्रोल्स को प्लेस कर सकते हो, आइदर वे इट विल वर्क। सबसे पहले टेक्स्ट है, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड एंड एंटर एड्रेस। अब सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है।
Input type is equals to text and ID is equals to txt name followed by br tag. अब पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे हिडन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो पासवर्ड जैसी फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास में एक अलग से ऑप्शन अवेलेबल है जो कहलाता है टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अब जब भी यहाँ पे हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे वर्किंग क्या होगी, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम डेटा इनपुट करेंगे वो प्लेन टेक्स्ट के तौर पे कभी भी विजिबल नहीं होगा, वो हमेशा हिडन आएगा, या तो डॉट आएगा या फिर एस्टेरिस्क उसकी जगह डिस्प्ले हो रहा होगा। तो टेक्स्ट पासवर्ड के लिए या हमें सपोज लॉगिन जैसा होता है, एमपिन होता है, उन सब के लिए हम इन्हीं टाइप की फील्ड को काम में लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, जिसकी आईडी मैंने txt पास सेट करी है, followed by br. Same goes for the next statement. Input type is equals to password, id is equals to txt repass followed by br. अब यहाँ पे मैंने लास्ट जो था मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड, उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की हाइट और विड्थ को इंक्रीज नहीं करना होता है, अलग टैग को हमें काम में लेना है, दैट इज टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया में भी जो यूजर डेटा इनपुट करेगा वो मुझे एक्सेस करना है, तो id इज इक्वल्स टू txt add, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया है फॉलोड बाय br टैग। लास्ट में मैंने क्रिएट किया है बटन, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट, जिसके क्लिक पे मैंने शो नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। अब इस शो के साथ में मैंने रिटर्न को काम में लिया है, और रिटर्न का यूसेज हमने 2 बार अभी तक कवर कर लिया है। कभी भी यहाँ पे हम रिटर्न को काम में लेते हैं तो मतलब मुझे कुछ इवेंट्स पे वर्किंग एग्जीक्यूट करवानी है और कुछ टाइम पे वर्किंग एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो हम क्या करवाएंगे, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। अगर ट्रू आता है मतलब बटन के क्लिक पे काम करवाना है, लेकिन अगर फॉल्स आता है तो मतलब यूजर ने जो भी इनपुट किया है उस इनपुट को कैंसिल कर देना है और ब्लॉक कर देना है। तो अगर यूजर सही डेटा इनपुट करता है तो सर्वर पर चले जाना चाहिए, और अगर गलत डेटा इनपुट करता है तो उसके पास में एरर मैसेज आ जाना चाहिए और डेटा सर्वर के पास नहीं जाना चाहिए। ये वर्किंग है, इसलिए मैंने रिटर्न को यहाँ पे काम में लिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फॉर्म। चलते हैं स्क्रिप्ट टैग की तरफ। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बहुत छोटा सा कोड लिखा है, बहुत ज्यादा कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करी है। शो नाम का फंक्शन है मेरा, और मैंने यहाँ पर चारों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनको एक्सेस किया है यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt नेम डॉट वैल्यू, फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा इनपुट किया गया है वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट किया और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt पास डॉट वैल्यू, सेकेंड जो टेक्स्ट फील्ड है जो पासवर्ड टाइप की फील्ड है उसमें भी जो डेटा इनपुट किया गया है वो पास नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt repass डॉट वैल्यू, रीटाइप पासवर्ड के अंदर जो डेटा इनपुट किया गया है वो repass नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे। एंड लास्ट है हमारा एड्रेस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt add डॉट वैल्यू, तो जो भी पूरा एड्रेस होगा वो मैंने ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब कंडीशंस क्या थी, जो नेम है वो 2 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, सो इफ नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सेकंड कंडीशन, पासवर्ड और वी पासवर्ड मैच करना चाहिए, तो नेम को चेक करने के बाद लॉजिकल एंड पास इज इक्वल्स टू रीपास। एंड लास्ट कंडीशन वाज एड्रेस की लेंथ 6 से ज्यादा होनी चाहिए, अगेन लॉजिकल एंड add dot length is greater than 6। अब यहाँ पे पास के अंदर यूजर मान लीजिए सपोज स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी इनपुट करता है या सपोज इंटीजर टाइप का डेटा भी इनपुट करता है, मैंने किसी भी तरीके का टाइप कन्वर्जन तो यहाँ पे करवाया ही नहीं, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास और रिपास के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी आई, और स्ट्रिंग का कंपैरिजन हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं यूजिंग इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर एज वेल। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबल है। तो अगर नेम सही है, पासवर्ड भी सही है और एड्रेस भी सही है, एक यहाँ पे अलर्ट की हेल्प से मैसेज आएगा ऑल एंट्रीज आर वैलिड। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। रिटर्न ट्रू का मतलब मुझे सबमिट की वर्किंग को एग्जीक्यूट करवाना है, एक सबमिट की वर्किंग मतलब सर्वर पे डेटा को भेज देना है। लेकिन किसी भी तरीके की गड़बड़ हो जाती है, नेम गलत है या पासवर्ड मैच नहीं करता या एड्रेस गलत है, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, हम आ जाएंगे एल्स के अंदर। अब एल्स में एक सिंपल अलर्ट मैसेज है दैट इज इनवैलिड एंट्रीज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है रिटर्न फॉल्स। तो जैसे ही अलर्ट के ओके बटन पर मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब ये है कि ऑन क्लिक पे जो भी इनपुट आ रहा है यूजर का उसको कैंसिल कर दो। तो रिटर्न फॉल्स मतलब जो भी इनपुट है उसे ब्लॉक कर दो या कैंसिल कर दो, तो सर्वर पे डेटा नहीं जाएगा।
अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया है। नेम मैं यहाँ पे बिल्कुल सही इनपुट कर रही हूँ, दैट इज जिया। पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है 123456 और रीटाइप के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 123। एड्रेस में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12/A एंड सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है लोहागढ़। 6 कैरेक्टर से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इनवैलिड एंट्रीज आ गए। क्यों इनवैलिड आया है? क्योंकि पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड आपस में मैच नहीं कर रहे। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगी, डेटा कहीं पे भी नहीं गया है, वो एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट। तो गड़बड़ का आ रही थी रीटाइप पे, तो यहाँ पे हम सही डेटा इनपुट कर देते हैं और मैंने यहाँ पे फिर से सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब देखिए मैसेज आया है ऑल एंट्रीज आर वैलिड। अब ध्यान से देखना क्या चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी, देखिए सारा डेटा जो है वो गायब हो गया। गायब होने का मतलब सर्वर के पास में हमारा डेटा चला गया। तो कुछ इसी तरीके के वैलिडेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। विंडो के साथ में एज सच सबमिट की वर्किंग आई डोंट नो आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन फॉर्म के साथ में सबमिट को हम इसी वजह से काम में लेते हैं क्योंकि हमें डेटा सर्वर पर भेजना होता है। किसी भी तरीके की अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेट करनी है या हमने डेटाबेस पे कुछ भेजना है, वो सारी वर्किंग सबमिट बटन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती है। So that was all about this exam. अब किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन